खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर जिले की बादली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी 400 पार होगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां मंच से उन्होंने एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना उन्होंने साधा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किया। ₹5 का चेक भेजते थे और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा हो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का एक पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों अभी ये युवराज फिर गया निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो बोले हैं बात में आ जाएंगे, वोट दे देंगे, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे और की तरफ तो देखिए, इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे गरीबी हटाएंगे, क्या गरीबी हटी है? 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, हम देखते भी हैं पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे एक कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंदर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते
करते थे, परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे। चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले, भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे करके वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे और फिर वहां जा करके प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था। तो सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब झज्जर से है, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल झज्जर में प्रत्याशी और रोहतक लोस के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, जहां पूर्व सीएम ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश में हवा निकल चुकी है। हरियाणा में इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में 1.5 माह की देरी है। वो और सीएम अब तक हरियाणा में 35 जनसभाएं कर चुके हैं और जब तक कांग्रेस हरियाणा में संभलेगी तब तक बीजेपी प्रदेश के सभी 90 हलकों को कवर कर चुकी होगी। प्रकार से उनके यहाँ विलंब उन्होंने किया है। आज जनता का माहौल बन चुका है। मैं स्वयं और हमारे मुख्यमंत्री हम लोग लगभग 35 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हमारा कार्यकर्ता भी एकदम चार्ज है। 3.5 लाख कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब अपने काम में लगा है। गली मोहल्ले में भी, सभाओं में भी और जितनी व्यवस्था है उनमें भी लगा है। और अभी जब तक कुछ संभलेंगे तब तक तुम 90 की 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तारीख तक हमारी सारी रैलियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत एक मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेगी। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह को टिकट मिलने के बाद से नाराज दिख रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी को मनाने के लिए खुद राव दान सिंह उनके पास जाएंगे। राव दान सिंह ने कहा कि ये हमारा हक है और हम उनसे मिलने भी जाएंगे। पहले इस सीट से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। अब हम सब ने मिलकर श्रुति के चुनाव को लड़ा है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में श्रुति चौधरी भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जन सैलाब, ये जोश इस बात का प्रतीक है। ये हरियाणा के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की विदाई होने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का जोश आज देखने के लिए मिला है, इससे भी ज्यादा जोश आने वाली 25 तारीख को मिलेगा और वहां पर एक बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी की विदाई करके रहेंगे, कांग्रेस का शासन लेके आएंगे प्रदेश में भी और देश के अंदर। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जोश को देख करके मीडिया भाइयों के सामने भी आज सामने आई होगी हकीकत, उस बात को सच्चाई के साथ जनता को बताएं ताकि जनता इस बात का विश्वास करे कि वाकई में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह को टिकट मिलने के बाद से नाराज दिख रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी को मनाने के लिए खुद रावदान सिंह उनके पास जाएंगे। रावदान सिंह ने कहा कि ये हमारा हक है और हम उनसे मिलने भी जाएंगे। पहले इस सीट से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही थी, अब हम सब ने मिलकर श्रुति के चुनाव को लड़ा है। मैं समझता हूं कि इस बार श्रुति चौधरी भी कांग्रेस की पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। साथ ही रावदान सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चौधरी बंसीलाल की विरासत में चाहे महेंद्रा जी, सोमवीर या फिर किरण चौधरी, सभी का सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। मुझे लगता है कि वो पार्टी को मजबूत करेंगी और परिवार में किसी तरह के मतभेद नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मेहनत करेंगी। हमारे भाई
देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जन सैलाब के जोश इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की विदाई होने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का जोश आज देखने के लिए मिला है, इससे भी ज्यादा जोश आने वाली 25 तारीख को मिलेगा और वहां पर एक बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी की विदाई करके रहेंगे, कांग्रेस का शासन लेके आएंगे। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का टिकट बंटवारे को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर है। किरण चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार से रावदान सिंह ने उनके पिछले चुनाव के दौरान जबरदस्त कार्य किया था, उससे भी जबरदस्त कार्य वे उनके लिए करेंगी। हफ्ता 10 दिन बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर ड्यूटी उनकी लगाएंगी। और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ, और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है, परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत है, मैं लोगों के लिए। तो कांग्रेस अधिकार मिली है, उनकी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे उनके लिए। भिवानी जो है चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है, चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह की चर्चा चल रही है कि आपके क्या फैसला लेंगे पार्टी में? मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या इसके ऊपर और क्या, इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात हो। कांग्रेस के उम्मीदवार कहाँ तक आप लोग? अब वो तो अब आए हैं, वो तो उससे पूछिएगा आप। गुरुग्राम में प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने की। इस बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और पंचकुला के संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त, पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े। और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को पुलिस अधीक्षक जींद सुमित कुमार के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय DSP जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में जुलाना शहर और गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से भयमुक्त मतदान करने की अपील की गई। जानकारी देते हुए DSP जितेंद्र सिंह और थाना प्रभारी नवीन मोर ने बताया कि जुलाना पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर शहर जुलाना के एरिया में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे लोग बिना किसी डर के शांतिपूर्वक मतदान कर सके। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 125 जवान मौजूद रहे। ये हमारे श्री जसवंत कपूर साहब DGP हरियाणा सरकार दिशा निर्देश और ADGP इशार रवि कुमार माता जी के और SSP सुमित कुमार जी के दिशा निर्देश के अनुसार जुलाना इलाके के बाद फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है कि अभी कानून व्यवस्था ठीक रहे और आने वाला इलेक्शन हमारा ठीक प्रकार से हो पाए। रनिया के गांव हिम्मतपुरा में पति ने अपनी पत्नी के सर पर ईंट मारकर पत्नी की हत्या कर दी और मौके से पति फरार हो गया। महिला पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली थी। महिला पिछले 3 महीने से अपनी बहन के घर पर रह रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद से रनिया थाना प्रभारी दिनेश कुमार और DSP मौके पर पहुंचे। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस ने महिला के बेटे के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहाँ के रहने वाले इनके 2 बच्चे हैं, तो इनके बच्चों का कोई झगड़ा हो गया था वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे इनकी बहन रहती है
इसकी बहन का घर वाले का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तो ये महिला यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को लेकर पिछले करीब 3 महीने से यहीं पर रह रही है और 25 तारीख का इसके लड़के का जन्मदिन था, तो इसका घर वाला भी 25 तारीख से यहाँ आया हुआ था। आज रात को इनकी जो महिला है, इसकी बहन की लड़की भी आई थी मकान में, उन्होंने बताया कोई 1:30 बजे इन्होंने अपने मौसा को बाहर जाते हुए देखा और सुबह पड़ोस की लड़की भी ने छत से देखा तो एक महिला की डेड बॉडी दिखाई। खबर पुंडरी से है, जहां 152D पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पंचकुला की महिला सब इंस्पेक्टर, पति और बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार खाटू श्याम के दर्शन कर पति पत्नी और बेटी वापस अपने घर पंचकुला लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और हमने देखा कि कार में 2 महिलाएं और एक पुरुष सवार हैं और तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जिन्हें कार से निकालकर फिलहाल हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन तीनों की मौत हो चुकी थी। हाईवे 152 पर एक काले की पीछे गाड़ी हुई है, तो लगी तो हम मौके पहुंचे तो हमने देखा कि गाड़ी में जो छोटी गाड़ी कार थी उसमें 3 लोग थे, 2 लेडीज थी, एक जेंट्स था। तो दोनों की गाड़ी में ही मौके पे मौत हो गई थी, तो उनको निकाल के अभी हॉस्पिटल को जाया जा रहा है। बच्चे घर पर दिल्ली से सटा स्मार्ट शहर फरीदाबाद बस कहने भर को स्मार्ट है। यहाँ चारों ओर गंदगी और कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के आसपास कूड़े का ढेर है। नगर निगम फरीदाबाद, जिसके कंधे पर शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा होता है, खुद उनकी नाक के नीचे यानी निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार के बिल्कुल साथ ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कानों पर जू नहीं रहती। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर पर संज्ञान लेकर नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के बीच पड़ी इस कूड़े की गंभीर समस्या को हल कर पाते हैं या फिर नहीं। और अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई महीनों से किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर के किसानों ने पंजाब की तरफ से रेलवे ट्रैक पर भी पिछले 10 दिनों से धरना शुरू कर दिया है, जिसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते बंद होने से परेशान अम्बाला के विभिन्न वर्ग के व्यापारियों ने किसानों के खिलाफ मोर्चा खो दिया है। वहीं व्यापारियों की अगर माने तो इन दिनों काम पूरी तरह से ठप हो गया है। चाहे वे शहर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट हो, मिक्सी उद्योग, इलेक्ट्रिक, स्वर्णकार, कॉस्मेटिक मार्केट हो, सब सूना पड़ा है। आलम यह है कि व्यापारी दुकान का खर्चा निकालने में भी असमर्थ हैं। उनकी इस समस्या के हल के लिए आज विभिन्न एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हल की मांग की है। जो आज आप देख रहे हैं होगी हमारी कपड़ा मार्केट, सराफा बाजार एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक है, मिक्सी है। आज हमारी कई एसोसिएशन मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित है, जो कि आखिर तंग होकर के हम लोग को ये आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हम ये सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। अगर यही हालात रहे एसोसिएशन की तरफ से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है, किसान सेकंड आंदोलन चल रहा है, इससे अम्बाला की मार्केट जो है वो मंदी की तरफ भाग रही है। एक होता है चलना, एक भाग रही है। मतलब जो हमारा ट्रेड है वो 40 से 60% माइनस में चला गया। लगभग अम्बाला से मैक्सिमम होल सेलिंग होती है। सेंट्रल प्लेस है, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हम लोग ट्रेडिंग के लिए ही बाहर भागते हैं। तो ये कहना चाहूंगा कि ये त्रासदी जो आई है कोरोना से भी ज्यादा बड़ी है हमारा में। मतलब जैसे उस टाइम पे क्या हुआ था, जो इज्जत से अपने बाल बच्चों को पाल देते चाहे पढ़ाई थे चाहे मालिक थे, उसमें से 10% कोरोना काल खत्म हो गई। और अभी जुलाई में इधर इतनी बाढ़ आई जुलाई में इतनी तकलीफ दे दी अम्बाला में। प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया, वैसे कैसे हालात है।
चरखी दादरी लघु सचिवालय में डीसी मनदीप कौर और एसपी पूजा वशिष्ठ ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी भी दी गई है। वहीं डीसी मनदीप कौर ने इस पूरे मामले पर बताया है कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम के रेंडमाइजेशन का कार्य किया गया है, जिससे सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही डीसी मनदीप कौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देशों के तहत सभी पार्टियों की रैली और जनसभा करने के लिए जगह निर्धारित की गई है। वहीं जिन्होंने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। इसी के साथ ही एसपी पूजा वशिष्ठ ने इस मामले में बताया कि लाइसेंस हथियार धारकों को हथियार को जमा करवाने के नोटिस भी दिए गए हैं। जो ईवीएम्स की फर्स्ट रैंडमाइजेशन है 25 अप्रैल को हुई है। आज वोट बनाने का लास्ट डे है, विच इज हमने 2 बारी न्यूज़पेपर्स में भी दे दिया है 26 अप्रैल। तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4-5 जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम टुगेदर इकट्ठा करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। एक इशू आया था कि कुछ जो हमारे सिटीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके वोट्स नहीं बने थे, तो उसके मद्देनजर हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं। जैसे अभी पीछे आपको पता होगा कि हमने नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे भी कैंप्स लगाए हैं। और अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है, तो मंडी में भी हमने कैंप लगाया है और हम वैसे भी मंडी में राउंड ले रहे हैं। और कुरुक्षेत्र पुलिस ने शाहबाद के घर से नकदी और गहने चोरी करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शाहबाद के घर से नकदी और गहने चोरी करने की वारदात को मात्र 1 हफ्ते में सुलझाते हुए बबियात जिला अंबाला वासी महिला आरोपी गिरफ्तार करके चोरीशुदा नकदी और गहने बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। वहीं जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि नीरज गुप्ता वासी शाहबाद की मां काफी समय से बीमार थी, जिसके लिए उन्होंने एक केयरटेकर रखी हुई है। 18 अप्रैल को वे अपनी माता को इलाज के लिए मोहाली लेकर गए थे। शाम को जब वापस आए तो उनकी केयरटेकर बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली और घर के अंदर रखी गई अलमारी में से 3 से 4 लाख रुपए और 10 से 15 तोला सोने के गहने कोई चोरी करके ले गया, जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज किया गया। ये 18/4/2024 की वारदात है। शाहबाद में चोरी हुई है 3 दाड़े। जो घर का मालिक था नीरज गुप्ता, वो की मदर जो नीरज गुप्ता है उसको लेकर पोर्टी अस्पताल में गया हुआ था मोहाली में। तो उनके घर में पीछे से फुल टाइम मेड इन्होंने रखी हुई है, वो रही थी, मतलब उस दिन भी वो अपने घर पे मौजूद थी। और ये जो लेडी है कमलेश, ये करीब 2 साल से इनके घर में बतौर मेड काम कर रही है। तो जब ये उसमें वापस आए हॉस्पिटल से, इन्होंने देखा कि उनकी मेड जो है वो बाथरूम में बेहोश पड़ी है और घर की जो अलमारियां थी और बाकी सामान था बिखरा पड़ा था। इन्होंने तुरंत पुलिस को डायरेक्ट 112 को फोन किया और पुलिस को सूचित किया। फिर इसको लेडी को हॉस्पिटल लेके गए और इसको वहां हॉस्पिटलाइज कराया। अब खबर पंचकुला से है, जहां घग्गर नदी के साथ लगते खड़क मंगोली कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। जानकारी मिली है अभी पहली इंफॉर्मेशन के तौर पर कि ये जो आग लगी है बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, लेकिन इसकी एक हम जांच जो है वो एसडीएम के द्वारा इसकी करा करके क्या कारण रहे हैं और क्या आगे और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए जांच कमेटी बिठाएंगे। मैं समझता हूं कि जिन लोगों का, जिन गरीब भाइयों का नुकसान हुआ है, हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।